नमस्कार आप सभी को। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक काल काव्यखंड संवत 1975 प्रकरण 4 नई धारा तृतीय उत्थान है वर्तमान काव्य धाराएं। द्वितीय उत्थान के समाप्त होते होते खड़ी बोली में बहुत कुछ कविता हो चुकी थी। इन 25-30 वर्षों के भीतर बहुत कुछ मंजी, इसमें संदेह नहीं, पर इतनी नहीं जितनी उर्दू काव्य के क्षेत्र के भीतर जाकर मंजी हैं। जैसा पहले कह चुके, हिंदी में खड़ी बोली के पद्य प्रवाह के लिए 3 रास्ते खोले गए: उर्दू या फारसी की बहों का और संस्कृत के वृत्तों का, हिंदी के छंदों का। इनमें से प्रथम मार्ग का अवलंबन तो मैं नैराश्य या आलस्य समझता हूँ। वह हिंदी काव्य का निकला हुआ अपना मार्ग नहीं, अतः शेष 2 मार्गों का ही थोड़े विचार में किया जाता है। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि संस्कृत के वर्ण वृत्तों का माधुर्य अत्यंत अन्यत्र दुर्लभ है, पर उनमें भाषा इतनी जकड़ जाती है कि भावधारा के मेल में पूरी तरह से स्वच्छंद होकर नहीं चल सकती। इसी से संस्कृत के लंबे समासों का बहुत कुछ सहारा लेना पड़ता है, पर संस्कृत पदावली के अधिक समावेश से खड़ी बोली की स्वाभाविक गति के प्रसार के लिए अवकाश कम रहता है, अतः वर्ण वृत्तों का थोड़ा बहुत उपयोग किसी बड़े प्रबंध के भीतर बीच में ही उपयुक्त हो सकता है। तात्पर्य यह कि संस्कृत पदावली का अधिक आश्रय लेने से खड़ी बोली की मजने की संभावना दूर रहेगी। हिंदी के सब तरह के प्रचलित छंदों में खड़ी बोली की स्वाभाविक वाग्धारा का अच्छी तरह खपने के योग्य हो जाना ही उनका मंजना कहलाया जाएगा। हिंदी के प्रचलित छंदों में दंडक और सवैया भी है। सवैया यद्यपि वर्णवृत्त है, पर लय के अनुसार लघु गुरु का बंधान उनमें बहुत कुछ उसी प्रकार शिथिल हो जाता है जिस प्रकार उर्दू के छंदों में। मात्रिक छंदों में तो कोई अड़चन ही नहीं है। प्रचलित मात्रिक छंदों के अतिरिक्त कविजन इच्छानुसार नए छंदों का विधान भी बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। खड़ी बोली की कविताओं का उत्तरोत्तर गति की ओर दृष्टिपात करने से यह पता चल जाता है कि किस प्रकार की ऊपर लिखी बातों की ओर लोगों का ध्यान क्रमशः गया है और जा रहा है। बाबू मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में चलती हुई खड़ी बोली का परिमार्जित और सुव्यवस्थित रूप गीतिका आदि हिंदी के प्रचलित छंदों में तथा नए गढ़े हुए छंदों में पूर्णतया देखने में आया। ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी कवित्वों और सवैयों में खड़ी बोली का बहुत ही मजा हुआ रूप सामने ला रहे हैं। उनकी रचनाओं को देखकर बड़ी खड़ी बोली के मज जाने की पूरी आशा होती है। खड़ी बोली का पूर्ण सौष्ठव के साथ मजना तभी कहा जाएगा जबकि पद्यों में उसकी अपनी गतिविधि का पूरा समावेश हो और कुछ दूर तक चलने वाले वाक्य सफाई के साथ बैठे हों। भाषा का इस रूप में परिमार्जन उन्हीं के द्वारा हो सकता है जिनका हिंदी पर पूरा अधिकार है, जिन्हें उसकी प्रकृति की पूरी परख है। पर जिस प्रकार बाबू मैथिली शरण गुप्त और ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी ने ऐसी कवियों की लेखनी से खड़ी बोली को मजते देख आशा का पूर्ण संचार होता है, उसी प्रकार कुछ ऐसे लोगों को जिन्होंने अध्ययन या शिष्ट समागम द्वारा भाषा पर पूरा अधिकार नहीं प्राप्त किया है, संस्कृत की विकीर्ण पदावली के भरोसे पर या अंग्रेजी के पद्यों के वाक्य खंडों के शब्दानुवाद जोड़ जोड़कर हिंदी कविता के नए मैदान में उतरते देख आशंका भी होती है। ऐसे लोग हिंदी जानने या उसका अभ्यास करने की जरूरत नहीं समझते, पर हिंदी भी एक भाषा है जो आते जाते आती है। भाषा बिना अच्छी तरह जाने वाक्य विन्यास, मुहावरे आदि कैसे ठीक हो सकते हैं। नए नए छंदों के व्यवहार और तुक के बंधन के त्याग की सलाह द्विवेदी जी ने बहुत पहले दी थी। उन्होंने कहा था कि तुले हुए शब्दों में कविता करने और तुक अनुप्रास आदि ढूंढने से कवियों की विचार स्वातंत्र्य में बाधा आती है। नए नए छंदों की योजना के संबंध में हमें कुछ नहीं कहना, यह बहुत अच्छी बात है। तुक भी कोई ऐसी अनिवार्य वस्तु नहीं। चरणों के भिन्न भिन्न प्रकार के मेल चाहे जितने किए जाएं ठीक है, पर इधर कुछ दिनों से बिना छंद मीटर के पद्य भी बिना तुकांत के होना तो बहुत ध्यान देने की बात नहीं। निराला जी ऐसे नई रंगत के कवियों में देखने आते हैं। यह अमेरिका के एक कवि वाल्ट व्हिटमैन की नकल है जो पहले बंगला में थोड़ी बहुत हुई। बिना किसी प्रकार की छंदो व्यवस्था की अपनी पहली रचना लिव्स ऑफ ग्रास उसने सन 1855 ईस्वी में प्रकाशित की। उसके उपरांत और भी बहुत सी रचनाएं इसी प्रकार की मुक्त या स्वच्छंद पंक्तियों में निकली, जिनके संबंध में एक समालोचक ने लिखा है: A shows of impressions, thought of feelings thrown together without them, which matters little, without matter, which matters more, and often without reason, which matters much. सारांश यह कि उसमें उसकी ऐसी रचनाओं में छंदो व्यवस्था का नहीं बुद्धि तत्व का भी प्रायः अभाव है। उसकी
वे ही कविताएं अच्छी मानी गईं और पढ़ी गईं जिनमें छंद और तुकांत की व्यवस्था थी। पद्य व्यवस्था से मुक्त काव्य रचना वास्तव में पाश्चात्य ढंग के गीत काव्यों के अनुकरण का परिणाम है। हमारे यहाँ के संगीत में बंधी हुई राग रागनियाँ हैं, पर यूरोप में संगीत के बड़े बड़े उस्ताद कंपोजर्स अपनी अलग अलग नाद योजना या स्वर मात्रा चलाया करते हैं। उस ढंग का अनुकरण पहले बंगाल में हुआ, वहाँ की देखा देखी हिंदी में भी चलाया गया। निराला जी का तो इनकी ओर प्रधान लक्ष्य रहा। हमारा इस संबंध में यही कहना है कि काव्य का प्रभाव केवल नाद पर अवलंबित नहीं, छंदों के अतिरिक्त वस्तु विधान और अभिव्यंजन शैली में भी कई प्रकार की प्रवृत्तियां इस तृतीय उत्थान में प्रकट हुई, जिससे अनेक रूपता की ओर हमारा काव्य कुछ बढ़ता दिखाई पड़ा। किसी वस्तु में अनेक रूपता आना विलास का लक्षण है, विकास का लक्षण है। यदि अनेकता के भीतर एकता का कोई एक सूत्र बराबर बना रहे, इस समन्वय से रहित जो अनेक रूपता होगी वह भिन्न भिन्न वस्तुओं की होगी, एक ही वस्तु की नहीं। अतः काव्य तो यदि बना रहे तो काव्य का अनेक रूप धारण करके भिन्न भिन्न शाखाओं में प्रवाहित होना उसका विकास ही कहा जाएगा। काव्य के भिन्न भिन्न रूप एक दूसरे से आगे पीछे भी आविर्भूत हो सकते हैं और साथ साथ भी निकल और चल सकते हैं। पीछे आविर्भूत होने वाला रूप पहले से चले आते हुए रूप से अवश्य ही श्रेष्ठ या समुन्नत हो, ऐसा कोई नियम काव्य क्षेत्र में नहीं है। अनेक रूपों की धारणा करने वाला तत्व यदि एक है तो शिक्षित जनता के बाह्य और आभ्यंतर स्थिति के साथ सामंजस्य के लिए काव्य अपना रूप भी कुछ बदल सकता है। और रुचि की विभिन्नता का अनुसरण करता हुआ एक साथ कई रूपों में भी चल सकता है। प्रथम उत्थान के भीतर हम देख चुके हैं कि किस प्रकार काव्य को भी देश की बदलती हुई स्थिति और मनोवृत्ति के मेल मिलाने के लिए भारतेंदु मंडल ने कुछ प्रयत्न किया, पर यह प्रयत्न जो है केवल सामाजिक और राजनीतिक स्थिति की और हृदय को थोड़ा प्रवृत्त करके रह गया। राजनीतिक और सामाजिक भावनाओं को व्यक्त करने वाली वाणी भी दबी सी रही। उसमें न तो संकल्प की दृढ़ता और न्याय के आग्रह का जोश था, न उलटफेर की प्रबल कामना का वेग। स्वदेश प्रेम में व्यंजित करने वाला यह स्वर अवसाद और खिन्नता का स्वर था, आवेश और उत्साह का नहीं। उसमें अतीत की करों का स्मरण और वर्तमान हास का वेदनापूर्ण अनुभव भी स्पष्ट था। अभिप्राय यह कि यह प्रेम जगाया तो गया, पर कुछ नया नया सा होने के कारण उस समय काव्य भूमि पर पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित न हो सका। कुछ नूतन भावनाओं के समावेश के अतिरिक्त काव्य की परंपरागत पद्धति में किसी प्रकार का परिवर्तन भारतेंदु काल में न हुआ। भाषा ब्रजभाषा ही रहने दी गई और उसकी अभिव्यंजना शक्ति का कुछ विशेष प्रसार न हुआ। काव्य को बंधी हुई प्रणालियों से बाहर निकालकर जगत और जीवन के विविधा पक्षों की मार्मिकता झलकाने वाली धाराओं में प्रवाहित करने की प्रवृत्ति भी न दिखाई पड़ी। द्वितीय उत्थान में कुछ दिन ब्रजभाषा के साथ साथ चलकर खड़ी बोली क्रमशः अग्रसर होने लगी। यहाँ तक कि नई पीढ़ी के कवियों को उसी का समय दिखाई पड़ा। स्वदेश गौरव और स्वदेश प्रेम की जो भावना प्रथम उत्थान में जगाई गई थी, उसका अधिक प्रसार द्वितीय उत्थान में हुआ और भारत भारती ऐसी पुस्तक निकली। इस भावना का प्रसार तो हुआ, पर इसकी अभिव्यंजना में प्रातिभ प्रगल्भता न दिखाई पड़ी। जो तेज होता है वो सब नहीं दिखाई पड़ा। शैल में प्रगल्भता और विचित्रता चाहे न आई हो, पर काव्य भूमि का प्रसार अवश्य हुआ। प्रसार और सुधार की जो चर्चा नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना के समय से ही रह रहकर थोड़ी बहुत होती आ रही थी, वह सरस्वती निकलने के साथ ही कुछ अधिक ब्यौरों के साथ हुई। उस पत्रिका के प्रथम 2-3 वर्षों के भीतर ही ऐसे लेख निकले जिनमें साफ कहा गया है कि अब नायिका भेद और श्रृंगार में ही बद्ध रहने का जमाना नहीं है। संसार में न जाने कितनी बातें हैं जिन्हें लेकर कवि चल सकते हैं। इस बात पर द्विवेदी जी बराबर जोर देते रहे और कहते रहे कि कविता के बिगड़ने और उसकी सीमा परिमित हो जाने से साहित्य पर भारी आघात होता है। द्विवेदी जी सरस्वती के संपादन काल में कविता में नयापन लाने के बराबर इच्छुक रहे। नयापन आने के लिए वे नए नए विषयों का नयापन या ननत्व प्रधान समझते रहे और छंद पदावली अलंकार आदि का नयापन उसका अनुगामी। रीतिकाल की श्रृंगारी कविता की ओर लक्ष्य रख के उन्होंने लिखा। इस तरह की कविता सैकड़ों वर्ष से होती आ रही है। अनेक कवि हो चुके हैं जिन्होंने इस विषय पर न मालूम क्या क्या लिख डाला है। इस दशा में नए कवि अपनी कविता में नयापन कैसे ला सकता है? वही तुक, वही छंद, वही शब्द, वही उपमा, वही रूपक। इस पर भी लोग पुरानी लकीर बराबर पीटते जाते हैं। कवित्व सवैये दोहे सोरठे लिखने से बाज नहीं आते। द्वितीय उत्थान के भीतर हम दिखाए हैं कि किस प्रकार काव्य क्षेत्र का विस्तार बढ़ा, बहुत से नए नए विषय लिए गए
और बहुत से कवि कवित्त सवैये लिखने से बाज आकर संस्कृत के अनेक वृत्तों में रचना करने लगे। रचनाएं चाहे अधिकरण साधारण गद्य निबंधों के रूप में ही हुई हो, पर प्रवृत्ति अनेक विषयों की ओर रही, इसमें संदेह नहीं। उसी द्वितीय उत्थान में स्वतंत्र वर्णन के लिए मनुष्यतर प्रकृति को कवि लोग लेने लगे, पर अधिकतर उसके ऊपरी प्रभाव तक ही रहे। उसके रूप व्यवहार कैसे सुखद सजीले और सुहावने लगते हैं, अधिकतर यही देखकर दिखाकर उन्होंने संतोष किया। चिर साहचर्य से उत्पन्न उनके प्रति हमारा राग व्यंजित न हुआ। उनके बीच मनुष्य जीवन को रहकर उसके प्रकृत स्वरूप पर व्यापक दृष्टि नहीं डाली गई। रहस्यमती सत्ता के अक्षर प्रसार के भीतर व्यंजित भावों और मार्मिक तथ्यों के साक्षात्कार तथा प्रत्यक्षीकरण की ओर झुकाव न देखने में आया। इसी प्रकार विश्व के अत्यंत सूक्ष्म और अत्यंत महान विधानों के बीच जहाँ तक हमारा ज्ञान पहुँचा है, वहाँ तक हृदय को भी पहुँचाने का कुछ प्रयास होना चाहिए था, पर न हुआ। मतलब वहाँ तक हृदय को पहुँचाने का कुछ प्रयास होना चाहिए था, पर नहीं हुआ। द्वितीय उत्थान काल का अधिकांश भाग खड़ी बोली को भिन्न भिन्न प्रकार के पद्यों में ढालने में ही लगा। तृतीय उत्थान में आकर खड़ी बोली के भीतर काव्यत्व का अच्छा स्फुरण हुआ। जिस देश प्रेम को लेकर काव्य की नूतन धारा भारतेंदु काल में चली थी, वह उत्तरोत्तर प्रबल और व्यापक रूप धारण करता है। शासन की अव्यवस्था और अशांति के उपरांत अंग्रेजी के शांतिमय और रक्षापूर्ण शासन की प्रति कृतज्ञता का भाव भारतेंदु काल में बना हुआ था। इससे उस समय की देशभक्ति संबंधी कविताओं में राजभक्ति का स्वर भी प्रायः मिला पाया जाता है। देश की जो दुख दशा का प्रधान कारण राजनीतिक समझते हुए भी उस दुख दशा में उद्धार के लिए कवि लोग दयामय भाव को ही पुकारते मिलते हैं। कहीं कहीं उद्योग भ्रांति को न बढ़ाने, आलस में पड़े रहने और देश की बनी वस्तुओं का व्यवहार न करने के लिए वे देशवासियों को भी कोसते पाए गए हैं। सरकार पर रोष या असंतोष की व्यंजना उनमें नहीं मिलती। कांग्रेस की प्रतिष्ठा होने के उपरांत भी बहुत दिनों तक देशभक्ति की वाणी में विशेष बल और वेग न दिखाई दिया। बात यह थी कि राजनीति की लंबी चौड़ी चर्चा साल भर में एक बार धूमधाम के साथ थोड़े से शिक्षित बड़े आदमियों के बीच हो जाया करती थी, जिसका कोई अस्थायी और क्रियोत्पादक प्रभाव नहीं देखने में आता था। अतः द्विवेदी काल की देशभक्ति संबंधी रचनाओं में शासन पद्धति के प्रति असंतोष तो व्यंजित होता था, पर कर्म में तत्पर कराने का आत्मत्याग करने वाला जोश और उत्साह न था। आंदोलन भी कड़ी याचना के आगे नहीं बढ़े थे। तृतीय उत्थान में आकर यह परिस्थिति जो है बहुत बदल गई। आंदोलनों ने सक्रिय रूप धारण किया और गांव-गांव में राजनीतिक और आर्थिक परतंत्रा के विरोधी की भावना जगाई गई। सरकार से कुछ मांगने के स्थान पर अब कवियों की वाणी देशवासियों को ही स्वतंत्रता देवी की वेदी पर बलिदान होने को प्रोत्साहित करने लगी। अब जो आंदोलन चले वे सामान्य समुदायों को भी साथ लेकर चले। इससे उनके भीतर अधिक आवेश और बल का संचार हुआ। सबसे बड़ी बात यह हुई कि आंदोलन संसार के और भागों में चलने वाले आंदोलनों के मेल में लाए गए, जिससे ये क्षोभ की एक सार्वभौम धारा की शाखाओं से प्रतीत हुए। वर्तमान सभ्यता और लोक की घोर आर्थिक विषमता से जो असंतोष का ऊंचा स्वर पश्चिम में उठा, उसकी गूंज यहाँ भी पहुंची। दूसरे देशों का ध्यान खींचने के लिए यूरोप में महायंत्रापवर्तन का जो क्रम चला, उससे पूंजी लगाने वाले थोड़े से लोगों के पास तो अपार धनराशि इकट्ठी होने लगी, पर अधिकांश श्रमजीवी जनता के लिए भोजन वस्त्र मिलना भी कठिन हो गया। अतः एक ओर तो यूरोप में मशीन की सभ्यता के विरुद्ध टॉलस्टॉय की धर्म बुद्धि जगाने वाली वाणी सुनाई दे पड़ी, जिसका भारतीय अनुवाद गांधी जी ने किया। दूसरी ओर इस घोर आर्थिक विषमता की ओर प्रतिक्रिया के रूप में साम्यवादी और समाजवादी नामक सिद्धांत चले, जिन्होंने रूस में अत्यंत उग्र रूप धारण करके भारी उलटफेर कर दिया। अब संसार के प्रायः सारे सभ्य भाग एक दूसरे के लिए भूले हैं। इससे एक भूखंड में उठी हुई हवाएं जो है दूसरे भूखंड में शिक्षित वर्गों तक तो अवश्य ही पहुंच जाती है। यदि उनका सामंजस्य दूसरे भूमंडल की परिस्थिति के साथ हो जाता है, तो उस परिस्थिति के अनुरूप शक्तिशाली आंदोलन चल पड़ते हैं। इसी नियम के अनुसार शोषक साम्राज्यवाद के विरुद्ध राजनीतिक आंदोलन के अतिरिक्त यहाँ भी किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, अछूत आंदोलन इत्यादि कई आंदोलन एक विराट परिवर्तनवाद के नाना व्यवहारिक अंगों के रूप में चले। श्री रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी आदि कई कवियों की वाणी द्वारा ये भिन्न भिन्न प्रकार के आंदोलन प्रतिध्वनित हुए। ऐसे समय में कुछ ऐसे भी आंदोलन दूसरे क्षेत्रों
की देखा देखी खड़े होते हैं जिनकी नौबत वास्तव में नहीं आई रहती। यूरोप में जब देश के बड़े बड़े कल कारखानों से भर गए हैं और जनता का बहुत सा भाग उसमें बदला गया है, तब मजदूर आंदोलन की नौबत आई है। यहाँ अभी कल कारखाने केवल खड़े हुए हैं और उनमें काम करने वाले थोड़े से मजदूरों की दशा खेत में काम करने वाले करोड़ों अच्छे अच्छे किसानों की दशा से कहीं अच्छी है। पर मजदूर जो है आंदोलन के साथ लग गया। जो कुछ हो, इन आंदोलनों का तीव्र स्वर हमारी काव्यवाणी में सम्मिलित हुआ। जीवन में कई क्षेत्रों में जब एक साथ परिवर्तन के लिए पुकार सुनाई देती है, तब परिवर्तन एक वाद का व्यापक रूप धारण करता है, जो बहुतों के लिए सब क्षेत्रों में तथा एक चरम साथी बन जाता है। क्रांति के नाम से परिवर्तन की प्रबल कामना हमारे हिंदी काव्य क्षेत्र में प्रलय की पूरी पदावली के साथ व्यक्त की गई। इस कामना के साथ साथ कहीं कहीं प्राचीन के स्थान पर नवीन के दर्शन की उत्कंठा भी प्रकट हुई। सब बातों में परिवर्तन ही परिवर्तन की यह कामना कहाँ तक वर्तमान परिस्थिति के स्वतंत्र पर्यालोचन का परिणाम है और कहाँ तक केवल अनुकृति है, नहीं कहा जा सकता है। इतना अवश्य दिखाई पड़ता है कि इस परिवर्तनवाद के प्रदर्शन की प्रवृत्ति अधिक हो जाने के से जगत और जीवन के स्वरूप की यह अनुभूति ऐसे कवियों में कम जग पाएगी जिसकी व्यंजना काव्य को दीर्घायु प्रदान करती है। यह तो हुई काल के प्रभाव की बात। थोड़ा यह भी देखना चाहिए कि चली आती हुई काव्य परंपरा की शैली से अतृप्ति या असंतोष के कारण परिवर्तन की कामना कहाँ तक जगी और उसकी अभिव्यक्ति किन किन रूप में हुई। भक्ति काल और रीति काल की चली आती हुई परंपरा के अंत में किस प्रकार भारतेंदु मंडल के प्रभाव से देश प्रेम और जाति गौरव की भावना को लेकर एक नूतन परंपरा की प्रतिष्ठा हुई, इसका उल्लेख हो चुका है। द्वितीय उत्थान में काव्य की नूतन परंपरा का अनेक विषय स्पर्शी प्रसार अवश्य हुआ, पर द्विवेदी जी के प्रभाव से एक ओर उसमें भाषा की सफाई आई, दूसरी ओर उसका स्वरूप गद्यवत रखा, इतिवृत्तात्मक और अधिकतर बाह्यार्थ निरूपक हो गया। अतः इस तृतीय उत्थान में जो परिवर्तन हुआ और पीछे छायावाद कहलाया, वह उसी द्वितीय उत्थान की कविता के विरुद्ध कहा जा सकता है। उसका प्रधान लक्ष्य काव्य शैली की ओर था, वस्तु विधान की ओर नहीं। अर्थभूमि या वस्तुभूमि का तो उसके भीतर बहुत संकुच हो गया, समन्वित विशाल भावनाओं को लेकर चलने की ओर ध्यान न रहा। द्वितीय उत्थान की कविता में काव्य का स्वरूप खड़ा करने वाली दोनों बातों की कमी दिखाई पड़ती थी। कल्पना का रंग भी बहुत कम या फीका रहता था और हृदय का वेग भी खूब खुलकर नहीं व्यंजित होता था। इन बातों की कमी परंपरागत ब्रजभाषा काव्य का आनंद लेने वालों को भी मालूम होती थी और बंगला या अंग्रेजी कविता का परिचय कराने वालों को भी। अतः खड़ी बोली की कविता में पद लालित्य, कल्पना की उड़ान, भाव की वेगवती व्यंजना की विवृत्ति, शब्द प्रयोग की विचित्रता इत्यादि अनेक बातें देखने की आकांक्षा बढ़ती गई। सुधार चाहने वालों में कुछ लोग नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त खड़ी बोली की कविता को ब्रजभाषा काव्य की ललित पदावली तथा रसात्मकता और मार्मिकता से समन्वित देखना चाहते थे। जो अंग्रेजी या अंग्रेजी के ढंग पर चली हुई बंगला की कविताओं से प्रभावित थे, वे कुछ लाक्षणिक व्यंजक चित्र विन्यास और रुचिर अन्योक्तियाँ देखना चाहते थे। श्री पारसनाथ सिंह के किए हुए बंगला कविताओं के हिंदी अनुवाद सरस्वती आदि पत्रिकाओं में संवत 1967 सन 1910 से ही निकलने लगे थे। ग्रे, वर्ड्सवर्थ आदि अंग्रेजी कवियों की रचनाओं के कुछ अनुवाद भी, जैसे जीतन सिंह द्वारा अनुदित वर्ड्सवर्थ का कोकिल निकले। अतः खड़ी बोली की कविता जिस रूप में चल रही थी उसे संतुष्ट न रहकर द्वितीय उत्थान के समाप्त होने से कुछ पहले ही कई कवि खड़ी बोली काव्य को कल्पना का नया रूप रंग देने और उसे अधिक अंतर्भाव व्यंजक बनाने में प्रवृत्त हुए, जिनमें प्रधान थे सर्वश्री मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे और बद्रीनाथ भट्ट। कुछ अंग्रेजी ढर्रा लिए हुए जिस प्रकार की फुटकल कविताएं और प्रगीत मुक्तक लिरिक्स बंगला में निकल रहे थे, उनके प्रभाव से कुछ विशृंखल वस्तु विन्यास और अनूठे शीर्षकों के साथ चित्रमयी कोमल और व्यंजक भाषा में इतनी नए ढंग की रचनाएं संवत 1970 से 71 से ही निकलने लगी थी, जिनमें से कुछ के भीतर
रहस्य भावना ही भी रहती थी। मैथिली शरण गुप्त जी की नक्षत्रानिपात सन 1914, अनुरोध सन 1915, पुष्पांजलि सन 1917, स्वयं आगत सन 1918 इत्यादि कविताएं ध्यान देने योग्य हैं। पुष्पांजलि और स्वयं आगत की कुछ पंक्तियां आगे देखते हैं। मेरे आंगन का एक फूल सौभाग्य भाव से मिला हुआ, स्वाच्छोस्वासन से हिला हुआ, संसार विटप से खिला हुआ, झड़प पड़ा अचानक झूल झूला। तेरे घर के द्वार बहुत हैं, किससे होकर आऊं मैं, सब द्वारों पर भीड़ बड़ी है, कैसे भीतर जाऊं मैं। इसी प्रकार गुप्त जी की और बहुत सी गीतात्मक रचनाएं जैसे निकल रही है उर्से आ, ताक रहे सब तेरी राह, चालक खड़ा चोंच खोले है, संपुट खोले सीप खड़ी, मैं अपना घट लिए खड़ा हूँ, अपनी अपनी हमें पड़ी, प्यारे तेरे कहने से जो यहाँ अचानक मैं आया, दीप्ति बढ़ी दीपों की सहसा, मैंने भी ली सांस कहा, सो जाने के लिए जगत का यह प्रकाश जाग रहा, किंतु उसी बूझते प्रकाश में डूब उठा मैं और बहा, निर्दुष्ट नख रेखाओं में देखी तेरी मूर्ति आहा। मुकुटधर पांडे गुप्त जी तो जैसा पहले कहा जा चुका था, किसी विशेष पद्धति या वाद में न बांधा कर कई पद्धतियों पर अब तक चले आ रहे हैं, पर मुकुटधार जी बराबर नूतन पद्धति ही पर चले। उनकी इस ढंग की प्रारंभिक रचनाओं में आंसू, उद्गार इत्यादि ध्यान देने योग्य हैं। कुछ नमूने देखते हैं। हुआ प्रकाश तमोमय मग में, मिला मुझे तू तत्क्षण जग में, दंपति के मधुमय विलास में, शिशु के स्वप्नोत्पन्न हास में, वन्य कुसुम के शुचि सुवास में, था तव क्रीड़ा स्थान 1917। मेरे जीवन की लघु तरणि आँखों के पानी में तरजा, मेरे उर का छिपा खजाना, अहंकार का भाव पुराना, बना आज तो मुझे दीवाना, तप्त श्वेत बूंदों में ढर जा 1917 में। जब संध्या को हट जावेगी भीड़ महान, तब जाकर मैं तुम्हें सुनाऊंगा निज गान, शून्य कक्ष में अथवा कोने में ही एक, बैठ तुम्हारा करूँ वहाँ नीरव अभिषेक 1910 में। पंडित बद्रीनाथ भट्ट जी भी सन 1911 में के पहले से ही भाव व्यंजक और अनूठे गीत रचते आ रहे थे। पंक्तियां देखते हैं हम लोग। दे रहा दीपक जल कर फूल, रोपी उज्ज्वल प्रभा पताका, अंधकार ही असूल। श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के भी इस ढंग के कुछ गीत सन 1915 से 16 के आसपास मिलेंगे। ये कवि जगत और जीवन के विस्तृत क्षेत्र के बीच नई कविता रस संचार करना चाहते थे। ये प्रकृति के साधारण असाधारण सब रूपों पर प्रेम दृष्टि डालकर उसके रहस्य भरे सच्चे संकेतों को परखकर भाषा को अधिक चित्रमय और सजीव और मार्मिक रूप देकर कविता का एक अकृत्रिम स्वच्छंद मार्ग निकाल रहे थे। भक्ति क्षेत्र में उपास्य की एक देशीय और धर्म विशेष में प्रतिष्ठित भावना के स्थान पर सार्वभौम भावना की ओर बढ़ रहे थे, जिसमें सुंदर रहस्यात्मक संकेत भी रहते थे। अतः हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तक इन्हीं को विशेषता श्री मैथिली शरण गुप्त को और श्री मुकुटधर पांडेय को समझना चाहिए। इस दृष्टि से छायावाद का रूप रंग खड़ा करने वाले कवियों के संबंध में अंग्रेजी या बंगला की समीक्षाओं से उठती हुई इसी प्रकार की पदावली का कोई अर्थ नहीं कि इन कवियों के मन में एक आंधी उठ रही थी, जिससे आंदोलित होते हुए उड़े जा रहे थे। एक नूतन वेदना की छटपटाहट थी, जिसमें सुख की मीठी अनुभूति भी लुकी हुई थी। रूढ़ियों के भार से दबी हुई युग की आत्मा अपनी अभिव्यक्ति के लिए हाथ पैर मार रही थी। न कोई आंधी थी, न तूफान, न कोई कसक थी, न वेदना, न प्राप्त युग की नाना परिस्थितियों का हृदय कोई नया आघात था, न तो उसका आहतनाद। इन बातों का कुछ अर्थ तब हो सकता था जब काव्य का प्रवाह ऐसी भूमियों की ओर मुड़ता जिन पर ध्यान न दिया होता। छायावाद के पहले नए नए मार्मिक विषयों की ओर हिंदी कविता प्रवृत्त होती जा रही थी। कसर थी तो आवश्यक, और व्यंजक शैली की कल्पना और संवेदना के अधिक योग भी। तात्पर्य यह कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था, उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था, जो धीरे धीरे अपने स्वतंत्र ढर्रे पर मैथिली शरण गुप्त, श्री मुकुटधर पांडे आदि के द्वारा हो रहा था।
गुप्त जी और मुकुटधर पांडे आदि के द्वारा स्वच्छंद नूतन धारा चल रही थी कि रविन्द्रनाथ ठाकुर की उन कविताओं की धूम हुई जो अधिकतर पाश्चात्य ढांचे का आध्यात्मिक रहस्यवाद लेकर चली थी। परंतु ईसाई संतों के छायाभास फैंटस्माटा तथा यूरोपीय काव्य क्षेत्र में प्रवर्तित आध्यात्मिक प्रतीकवाद सिंबालिज्म के अनुसार रची जाने के कारण बंगला में ऐसी कविताएं छायावाद कही जाने लगी। यह वाद क्या प्रकट हुआ, एक बने बनाए रास्ते का दरवाजा सा खुल गया पड़ा और हिंदी के कुछ नई कवि जो हैं उधर एक बार की झुक पड़े। यह अपना क्रमशः बनाया हुआ रास्ता नहीं था, इसका दूसरे साहित्य क्षेत्र में प्रकट होना, कई कवियों का इस पर एक साथ चल पड़ना और कुछ दिनों तक इसके भीतर अंग्रेजी और बंगला की पदावली का जगह जगह त्यों का त्यों अनुवाद रखा जाना, ये बातें मार्ग की स्वतंत्र उद्भावना नहीं सूचित करती। छायावाद नाम चल पड़ने का परिणाम यह हुआ कि बहुत से कवि रहस्यात्मकता, अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र्य, वस्तुविन्यास की विशृंखलता, चित्रमयी भाषा और मधुमयी कल्पना को ही साध्य मानकर चले। शैली की इन विशेषताओं की दुरारूढ़ साधना में ही लीन हो जाने के कारण अर्थभूमि के विस्तार की ओर उनकी दृष्टि न रही। विभाव पक्ष या तो शून्य अथवा अनिर्दिष्ट रह गया। इस कारण प्रसारोन्मुख काव्य क्षेत्र बहुत कुछ संकुचित हो गया। असीम और अज्ञात प्रियतम के प्रति अत्यंत चित्रमयी भाषा में अनेक प्रकार के प्रेमोद्गार तक ही काव्य की गतिविधि प्रायः बंध आ गई। हत्ता त्रांसी की झंकार, नीरव संदेश, अभिसार, अनंत प्रतीक्षा, प्रियतम का दबे पावाना, आंख मिचौली, मद में झूमना, विभोर होना इत्यादि के साथ साथ शराब प्याला, साकी आदि सूफी कवियों के पुराने सामान भी इकट्ठे किए गए। कुछ हेर फेर के साथ वहीं बंधी पदावली, वेदना का वही प्रकांड प्रदर्शन कुछ विशृंखला के साथ प्रायः सब कविताओं में मिलने लगा। अज्ञेय और अव्यक्त ही रखकर काम वासना के शब्दों में प्रेम वंजना भारतीय काव्यधारा में कभी नहीं चली। यह स्पष्ट बात हमारे यहाँ यह भी था वह भी था कि प्रवृत्ति वालों को अच्छी नहीं लगती। इससे खिन्न होकर वे उपनिषद से लेकर तंत्र और योग मार्ग तक ही दौड़ लगाते हैं। उपनिषद